हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड हियर आई एम विद अ सेशन जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज स्लैट की एंड किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर स्लैट एग्जामिनेशंस। अब इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा, डेफिनेटली जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो एक तरफ, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्लैट का एग्जाम होगा, राइट, 60 मार्क्स का, उसके अलावा पीआई में क्या करना है, डब्ल्यूएटी में क्या करना है, उस पर भी एक छोटा डिस्कशन करेंगे बिकॉज वो कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हर बार ये गलती करते हैं कि क्लैट का जो एग्जाम है उसके लिए तो पढ़ लेते हैं, बट जो पीआई हो गया, क्योंकि पीआई इज अ थिंग जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी। ठीक है, हमने स्कूल में वाइवा दिया होगा, वो मतलब किसी प्रोजेक्ट पे होगा, उसके बेसिस पे जो भी नॉलेज होगी उसके थ्रू होता है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट पीआई जो है वो एक अलग चीज हो जाती है। सेम गोज फॉर डब्ल्यू ए टी एज वेल, राइट। हो सकता है हमने स्कूल में ऐसे लिखे हो, वो एक अलग बात है, एंड ये एक अलग चीज है। तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसके लिए, उस पर भी एक बहुत छोटा सा डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, हु कैन अटेम्प्ट स्लैट 2024, राइट, बिकॉज समझना, स्लैट होने वाला है एज ऑफ नाउ, जो अभी डेट है अपने पास वो है 5th and 11th ऑफ मई। ठीक है, ये दो डेट्स पे स्लैट होने वाला है। देन एमएचसीटी जो है, याद होगा कल ही अपन ने इस पे बात की थी। एमएचसीटी जो है, ये अभी जो टेंटेटिव डेट है वो है 3rd ऑफ मई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन लेस देन मतलब 48 आवर्स में आपको दो टेस्ट देने होंगे, एमएचसीटी का भी स्लैट का भी। अब एक चीज ध्यान रहे, इसमें ऐसे मत सोचना कि सर दो एग्जाम्स हैं, इतने जल्दी होंगे, क्या मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, बोथ द एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। मतलब 90-95% सेम है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तो जो आप एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे वही आप स्लैट के लिए कर रहे होगे, या इट गोज द अदर वे अराउंड एज वेल। कि जो लोग स्लैट की तैयारी कर रहे होंगे उनको एमएचसीटी के लिए कुछ नया नहीं करना है। ये जरूर बोला जा सकता है कि सर एमएचसीटी विल बी ऑफ 150 मार्क्स, स्लैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है, मार्क्स अलग है, लेकिन पढ़ना दोनों के लिए सेम है। तो हम अगर सीरियसली स्लाइड के लिए पढ़ रहे हैं, एमएचसीटी में कुछ नया नहीं करना है। सीरियसली एमएचसीटी के लिए पढ़ रहे हैं, स्लैट में कुछ नया नहीं करना होगा। बट स्लैट में एक चीज का ध्यान रखना, मतलब ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि स्लैट में या सिम्बायोसिस के कॉलेजेस में फीस थोड़ी ज्यादा है, राइट। तो क्या हम वो अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क, राइट। क्योंकि फीस ज्यादा है, ये इसका एक कौन है, राइट। एसएलएस पुणे इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस इन इंडिया, एब्सोल्युटली, बट फीस का थोड़ा सा इशू होता है, राइट। तो एक बार इस पे देख लेना, अगर लगता है कि बिल्कुल पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम है, बिल्कुल देना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा इफ यू गेट टू एसएलएस पुणे, राइट। नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया, मतलब ये उतने अच्छे कॉलेज नहीं है डेफिनेटली। सिम्बायोसिस नोएडा का बस एडवांटेज ये हो जाता है कि क्योंकि वो दिल्ली के पास है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर बड़ी लॉ फर्म का ऑफिस वहां पर है, तो हेल्प हो जाती है। अदरवाइज नोएडा उतना अच्छा नहीं है जितना हम बात करें एसएलएस पुणे की। तो एसएलएस पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 7 टॉप 10 एनएलयूज के बाद बहुत अच्छी रैंकिंग देता है आपको। ठीक है, मूड कोर्ट्स में अच्छा है, प्लेसमेंट्स में अच्छा है, पुणे एक अच्छी सिटी भी है, राइट। तो बहुत सारे प्रोज हैं उसके, जो कौन है एक बहुत बड़ा, दैट इज द फीस। तो एक बार आप अगर वो समझ लो, दैट विल बी मोर देन इजी फॉर यू। बिल्कुल, हर वो इंसान जो एमएचसीटी दे रहा है उसको स्लैट देना चाहिए, या जो इंसान एमएचसीटी दे रहा है उसको भी स्लैट देना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि क्योंकि दोनों एग्जाम्स इंटरकनेक्टेड है, हमें दोनों ही देना है, राइट। कोई अंतर आएगा नहीं, अगर आप स्लैट दे रहे हो तो एमएचसीटी बिल्कुल देना। हार्डली 800 रुपए फीस है, कोई बहुत खर्चा है नहीं, इससे ज्यादा हम यूं ही कर देते हैं। एक अच्छा एग्जाम देने मिलेगा, एंड इफ गेट गुड रैंक, जीएलसी, आईएलएस, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर हम जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, अब पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, सच कुछ अलग नहीं है। तुम देखोगे इट्स वेरी सिमिलर टू एमएचसीटी, बट हाँ, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो मामला है वो थोड़ा अलग है, कि 12 क्वेश्चन ईच है और ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो एमएचसीटी में हम ने देखा था कि 40-40 मार्क्स के लीगल एंड लॉजिक था, 30-30 मार्क्स का अपना जीके एंड इंग्लिश था, एंड 10 मार्क्स का मैथ्स था। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वैल्यू दी गई है। 12 क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के हैं। टोटल क्वेश्चंस जो है वो 60 है, 60 मिनट का ही आपको टाइम भी मिलेगा, राइट। तो टाइम वाइज भी उतना ही है, फाइन। आज सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इजीली कर लोगे अगर आप एमएचसीटी की तैयारी कर रहे हो, या इट गोज द अदर वे अराउंड एज वेल। तो बहुत इजीली होने वाला है, कुछ कुछ अलग तोड़फोड़ नहीं करनी है आपको। ठीक, अब फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, ये बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले तो ये जान लो कि यार एग्जाम है क्या, तुमसे क्या डिमांड करता है, जो हमने मैथ सीखने में बात की थी। जितने जल्दी तुम ये क्लैरिफाई कर लोगे, जितनी जल्दी तुम्हें इस चीज में क्लैरिटी हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। तो अब यहाँ पर ना इस एग्जाम में व्हाट आई मीन हियर इज कि जो अपन ने यहाँ पे बात की कि एग्जाम का जो पैटर्न है ये तो तुम्हें बन जाएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, इसकी तुमने प्रिपरेशन की भी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द टू न्यू थिंग्स दैट इज WAT एंड PI। बिकॉज देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक, मतलब जिनको ना पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं है, ऐसा होता है, या जिनको इंटरव्यू देने में डर लगता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास में भी ऐसा रियलाइज होता है कि कई बार बच्चों को बोलने में डर लगता है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। PI इज नॉट अ थिंग, या इंटरव्यू इज नॉट अ थिंग जो तुम एक दिन में कर लोगे, कि कल सुबह तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम आज एकदम प्रिपेयर कर रहे हो और तुमने कल जाके बोल दिया, राइट, रटा रटा, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी, आपसे आसान सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, किस तरीके का इंसान है वो देखा जाएगा, राइट। WAT, जब हम इसकी बात करें तो हमारा मेन फोकस PI एंड WAT है, ठीक है। WAT में क्या होने वाला है इस पर अपन डिस्कशन तो करेंगे, बट हाँ, आपकी राइटिंग एबिलिटी देखी जाएगी, राइट, क्या आप राइटिंग कितनी अच्छी करते हो, एक तरह से ऐसे लिखवाया जाएगा, उस पर भी अपन एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि अपन एटलीस्ट 8 से 10 मॉक तो मिनिमम दें, राइट। जैसे मैंने MHCT में बोला था, 8 से 10 मॉक मिनिमम देना है, राइट। मिड जैन के बाद यहाँ से लगभग 20-25 दिन अच्छे से पढ़ो, मतलब चालू करो पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, उसके बाद एक मॉक पर वीक आराम से देना चाहिए, ठीक है, आराम से देना चाहिए, राइट। सॉरी, ये डेली लिखा है, इट शुड बी वीक, ठीक है, 1 मॉक पर वीक बिल्कुल होना चाहिए आफ्टर मिड जैन। तो आराम से 20-25 मिनट एक दो दिन पेपर दे, समझो, राइट, किस तरीके का आता है टॉपिक्स, जैसे अपन ने कल बात की थी, टॉपिक्स पूरे लिखो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जब 15-20 दिन हो जाए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अब पढ़ लिया है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स, 1 मॉक एवरी वीक, बहुत इजिली हो जाएगा, राइट। मॉक का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसे एग्जाम्स में हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होता है, जैसे MHCT का कभी भी मॉक दोगे या स्लैट का दोगे, हो सकता है वो गेटिंग वेरी गुड स्कोर, MHCT में मेरे स्कोर आ रहा है 110-120, बट हो सकता है वो काफी ना हो, सेम गोस फॉर स्लैट एज वेल, राइट। तो वहां पर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, अल्टीमेटली तुम्हारी रैंक है जो मैटर करेगी, और कुछ नहीं, स्कोर पे मत देखना, रैंक देखना, रैंक अपनी टॉप 5 टॉप 10 में लाना है, इसके इसकी कोशिश करो, राइट। तो एग्जाम समझो, सबसे पहले कोई चीज जरूरी है तो ये है कि तुमसे जानना क्या चाहता है एग्जाम, राइट, तुम्हें किस चीज पे टेस्ट कर रहा है। तो MHCT और स्लैट काफी हद तक उस रिस्पेक्ट में सेम ही है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आए तो लॉजिकल रीजनिंग में देखो, यू गेट डायरेक्शन टेस्ट, राइट, जैसे अपन ने बात भी की थी, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट इसमें आता है, ठीक है, बट वो बहुत छोटा पार्ट है। जैसे पहले क्लैट में, प्रायर टू क्लैट 2020, क्रिटिकल रीजनिंग आता था लॉजिकल में, बट वो बहुत छोटा पार्ट होता था, 4-5 क्वेश्चन टाइप आते थे, ज्यादा नहीं आता था। वैसे ही यहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होगा, बट वो बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, उतने डेप्थ में बिल्कुल नहीं आने वाला है जितना अपन ने क्लैट में या एलेट में फेस किया। तो वो जो टाइम था वो निकल गया, अब यहाँ पर आना है जहां पर क्रिटिकल रीजनिंग कम है और बाकी एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। एनालिटिकल रीजनिंग में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एज वेल, राइट। यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग जो अपना है वो तो है ही, उसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो अगेन कुछ नया नहीं करना है, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ MHCT के लिए, तो मैंने वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है, कुछ नया नहीं है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी जैसे अपन ने बात की थी, सिंपल सिंपल किताबें, बहुत आसान है, MK पांडे देख लेंगे तो MK पांडे दोनों का काम कर लेगी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी हो जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। मैथ्स के लिए अगर याद होगा, देखो जैसे लॉजिकल रीजनिंग के लिए अपन ने क्या बात की थी, MK पांडे, फॉर मैथ्स यू कैन गो फॉर RS अग्रवाल, ठीक है। लीगल रीजनिंग में अगेन वैसे ही उस टाइप की नॉलेज जरूरी है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स आता हो, टॉर्ट्स आता हो, क्राइम आता हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता हो, ये सारी चीजें जरूरी है, वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, स्लैट में जो लीगल रीजनिंग है उसमें कई बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे प्रिंसिपल ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ फैक्ट दे के रखा है, ऑप्शन दे के रखा है, एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई, तो यहाँ पर कई बार ना वो लीगल नॉलेज लग जाती है,
राइट। तो लेट्स से फैक्ट्स जो है वो टॉट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और फिर वहां पे वीएनएफआई भी लग रहा है, फैक्ट्स पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आ रहा है, वीएनएफआई भी लग रहा है, तो हमें वो चीज कंसिडर करते हुए आंसर करना होगा। तो वहां पे लीगल नॉलेज भी टेस्ट की जाती है। जरूरी नहीं अपन को सब कुछ प्रिंसिपल के फॉर्म में दिया हो, ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल ही ना दिया हो, सीधे फैक्ट दिया हो एंड ऑप्शंस दिए हो, ठीक है, इस टाइप की चीजें आई हैं। अनदर पार्ट इज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिटी के, मतलब कॉन्स्टिटी का एक अलग पार्ट रहता है इन द सेंस, मतलब इसी के अंदर ही हर साल एक से दो क्वेश्चंस डेफिनेटली कॉन्स्टिटी पे आते हैं। तो अब हो सकता है वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड हो सकता है कोई लैंडमार्क जजमेंट पे हो सकता है कि कोई नया लॉ आया हो उस पे हो। तो लीगल के लिए जो रिसेंट एनैक्टमेंट्स हैं, रिसेंट लॉज हैं, उसकी तैयारी हमें करनी है। कोई लैंडमार्क जजमेंट आया है तो उसकी तैयारी हमें करनी है, जैसे वही जो एमएचसीटी के लिए कर इतना एग्जैक्टली हुआ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर कल का वीडियो देखा था, उसमें अपन ने बात की थी, वही सेम चीज है। कॉन्स्टी का बस ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्स्टी इज अ थिंग जो कि एक नई चीज है। कहां से पढ़ना है, याद होगा अपन ने बात की थी क्लैड के पी बाय पीस की, राइट, बिफोर 2020 के, ठीक है, बिफोर 2020 के एलेट के पी बाय पीस की बात की थी, ठीक है, एलेट के पी बाय पीस हो गए जो 2020 के पहले के हैं, राइट। उनमें भी आपको उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसे हमको चाहिए थे, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। बिकॉज स्लैट हो गया, स्लैट का पेपर आता ही नहीं है बिकॉज वो ऑनलाइन हो गया। सेम गोस फॉर एमएचसीटी एज वेल, उनका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो अपने पुराने क्लैट के पेपर्स हैं, पुराने एलेट के पेपर्स हैं, 2020 के पहले क्लैट के, 2021 के तक एलेट के, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। इन्हीं का पूरा फोल्डर बना लोगे ना, आराम से 500 से 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। एंड डेफिनेटली फिर हम मॉक्स तो देंगे ही, तो मॉक्स एक दूसरा सोर्स हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। जीके में वही पूरी कहानी। अच्छा, इसमें ध्यान रहे, मेजरली जो पोर्शन आता है वो होता है स्टैटिक का। करंट अफेयर्स के बहुत गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, मेजर फोकस जो होता है वो स्टैटिक पे ही होता है। हो सकता है कुछ अभी बड़ा हुआ हो, कुछ नया हो, तो उसकी वजह से करंट के क्वेश्चंस आ जाए, अदरवाइज जैसे मेजोरिटी हमारी क्लैट में करंट अफेयर्स की होती है, बहुत रेयर होता है कि कोई स्टैटिक क्वेश्चन फंस जाए या उससे रिलेटेड ही फंसता है, राइट। यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस आपको स्टैटिक के मिलेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत कम होने वाले हैं। तो इसकी तैयारी करना अगेन बहुत जरूरी है। इसके लिए कौन सी बुक है, ल्यूसेंट हो गई या अरियंत हो गई, जो आप प्रेफर करो, मतलब जो आपको ज्यादा अच्छी लगे वो आप देख सकते हो, लूसेंट या अरिहंत में से कोई भी, ठीक है। तो इससे आपका जीके का पूरा काम हो जाएगा। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब इसमें भी आएंगे क्वेश्चंस वैसे ही, राइट। दो या तीन आरसीज हो सकते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, सेंटेंस करेक्शन वगैरह आ सकता है। तो यही बेसिक चीजें हैं जो हमने बात की थी। एंड कहाँ से कर सकते हैं हम ये, इंग्लिश इज इजी, ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है। रेमंड मर्फी की जो ग्रामर बुक्स है वो सारी चीजें यूज कर सकते हो, वो सारी बुक्स यूज कर सकते हो आप। बहुत अच्छा सोर्स देंगे आपको, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बट इन सब चीजों में एक चीज का ध्यान रखना कि मॉक्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मॉक में हमें रैंक देखना है, स्कोर देख के खुश मत होना कि लेट्स से मेरे 60 में से 40 आए, 45 आए, नहीं। रैंक जितनी ऊपर हो उतना बेटर है। बिकॉज सिम्बासिस पुणे हो, या हम जब एमएचसीटी की बात करते हैं तो वहां पर जीएलसी मुंबई हो या आईएलएस पुणे हो, बहुत जल्दी रैंक्स में खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज इंश्योर कि अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक लाएं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर डब्ल्यू राइट। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि आपको 20 नंबर का आएगा ये, अराउंड अराउंड 30 मिनट्स दिए जाएंगे। 30 मिनट में हो सकता है आपको एक या दो ऐसे लिखना हो, ठीक है, एक या दो ऐसे लिखना हो। अब इसमें होता ही यही है कि जो कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक चल रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होगा, हो सकता है वो करंट लीगल अफेयर्स का कोई हो सकता है जनरल नॉलेज का कोई हो। ऐसा नहीं होगा कि वो 50 साल 100 साल पुराना कोई टॉपिक दे दिया, ऐसा नहीं आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इतना पुराना कुछ नहीं होने वाला है, राइट। रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले एक साल में, कुछ अगर बड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आने वाले अगले 3 एक महीने में कोई इवेंट हो जाए। तुम्हें पता होगा वी हैव इलेक्शंस इन 2024, राइट, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया, हमेशा टॉपिक में होता है, फाइन। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स
विच यू कैन प्रिपेयर फॉर WAT। अब इसमें एक चीज का ध्यान रहे, बस हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती जनरली, तो यहाँ पर हमें 250 से 300 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपन ने लिखना चालू किया, स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस लिखना चालू कर दिया एंड 200 वर्ड्स लिख लिए, उसके बाद समझ में आया कि यार मे बी जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था वो हमने लिखा ही नहीं। तो वहां पर स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, मिडिल पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, मतलब बेसिकली हम कितने उस पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 पैराग्राफ होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, वो स्ट्रक्चराइजेशन बहुत जरूरी होगा WAT के लिए, राइट, एंड इजिली कर लोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रहे, 250-300 वर्ड्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से लिखोगे जब लिखना चालू करोगे। ऐसे देखने में लग सकता होगा कि यार कितनी बड़ी बात कर दी है, बट बहुत इजिली लिख लोगे। ठीक है, बट हाँ एक चीज ध्यान रहे, अपना बहुत, जब अपन ऐसी चीजें लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो जब कैंडिडेट्स इवन यूपीएससी में लिख रहे होते हैं या जुडिशरी में कोई पेपर लिख रहे होते हैं, जो जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी होती है या लिखना होता है, देन इन दैट केस आप बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज नहीं देते, राइट, उससे एसोसिएट नहीं आते हो, जैसे बोलते हैं ना दिल पे नहीं लेते हो, राइट, कि अगर मान लो कि किसी चीज पे बात हो गई, तो हम किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम एकदम वैसा व्यू लिख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल, राइट, हमें प्रोस कॉन सब कुछ बताना है, हमें फैक्ट्स बताने हैं बेसिकली। ठीक है, इमोशनल नहीं होना, सेंटी नहीं होना, जैसे होता है ना, सेंटी नहीं होना है बस। ठीक है, नाउ कमिंग टू पीआई, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली नया होगा, राइट, कि हमने कभी सर इससे पहले तो बस वाइवा दिया था, वाइवा में भी स्कूल के टीचर ही लेते थे, तो दिक्कत भी नहीं है। इस बार कोई नया इंसान आएगा और वहां पे मुश्किल हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पर बिल्कुल वो तुम्हारी ये चेक नहीं कर रहे हैं कि तुमने यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं, ऐसे कुछ इक्वेट मत करना कि कोई जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा तो एकदम ही ज्ञान चेक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बेसिक सा इंटरव्यू है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, बट इट्स जस्ट दैट दे वांट टू नो यू, राइट, कि ये जो सामने वाले इंसान है जो हु वांट्स टू गेट इनटू दिस कॉलेज, वो आना क्यों चाहता है, तो तुम लॉ क्यों करना चाहते हो, तुम सिम्बायोसिस क्यों आना चाहते हो, किस चीज में, मतलब तुम्हें इंटरेस्ट कैसे आया लॉ में, राइट, क्या क्या चीजें हैं लॉ में, वो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहेंगे, राइट। तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, कि पता चला पूछा कुछ और है हम बता कुछ और रहे हैं, राइट। अदरवाइज काफी इजिली तुम इसको निकाल लोगे। अपने बारे में जानो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 8 10 15 क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर वो पूछते नहीं है। वो बेसिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं एंड तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं कर रहे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, वो इवन जुडिशरी में यूपीएससी के इंटरव्यूज में भी नहीं होता है, वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे होते तब भी, वो पर्सनालिटी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी जानना चाहते हैं, राइट। पीआई का मेन पर्पस जो होता है वो पर्सनालिटी चेक करना होता है, नॉलेज नहीं। नॉलेज जो करना होता है ना वो एग्जाम के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो एज सच कोई तोड़फोड़ चीज नहीं है, बट हाँ, अगर आप WAT हो गया या पीआई हो गया, इसमें कभी कुछ किया नहीं है, एकदम नया लग रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे चालू कर देना। जरूरी नहीं आज से ही करो, बट हाँ मे बी 15 20 दिन बाद, 1 महीने बाद चालू कर देना, बिकॉज ये ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत से आ जाएगी, कि अभी आज तक मुझे बोलने में डर लगता है, मेरा कल इंटरव्यू मैं कुछ अलग कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आदत डालोगे बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ नया नहीं है, यू कैन डेफिनेटली डू इट, राइट। सो दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी बारे में, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।